हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 12 का पार्ट 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो देखते हैं चैप्टर के पार्ट 2 को। तुम्हारा टॉपिक है 12.5 हु ईट्स होम, कि कौन किसे खाता है। इन एक्टिविटी 12.5 we learn about the feeding relationship among organism, की जो एक्टिविटी 12.5 है, ठीक है, उस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा, किसके बारे में, फीडिंग रिलेशनशिप यानी खाने के रिलेशनशिप के बारे में जो भी ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। हाउ कैन वी मेक लिंकेजेस विद द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन इकोसिस्टम, कि हम कैसे उनका लिंक बना सकते हैं, किसके साथ, फीडिंग रिलेशनशिप के साथ, ठीक है, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो कि एक इकोसिस्टम में गिवन होता है। तो देखते हैं कैसे लिंक करेंगे। एक्टिविटी 12.6 लेट अस लिंक रिलेट, आइए लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हमें एग्जाम्पल लेना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन स्पॉट इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब हमने कंसीडर किया कि ये जो आपको नीचे ऑर्गेनिज्म दिए हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख सकते हैं, तो वो क्या क्या है, ग्रास, फ्रॉग, हेयर, फॉक्स, ग्रास होपर, स्नेक एंड ईगल, ठीक है, ये सभी हमने ले लिया। In figure 12.8, a relationship of who eats home is shown among some of the organism. अब देखो हमें ना एक ही फिगर दिखाई गई है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस फिगर में 12.8 में रिलेशनशिप बताया कि कौन किसको खाता है, ठीक है, तो वो दिखाया गया है। ड्रॉ द फीडिंग रिलेशनशिप्स फॉर द रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स बाय एडिंग एरोज सिमिलर टू दोज इन फिगर 12.8। तो ये क्या कह रहा है कि आपको इसको एरो की हेल्प से, ठीक है, एरो की हेल्प से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है रिलेशनशिप की कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा, जैसा कि 12.8 में किया गया था, ठीक है। जैसे 12.8 देखते हैं एक बार, जैसे यहाँ दिखाया गया था, देखो ग्रास, ग्रास को खाया इसने, इस खरगोश ने खाया, इस खरगोश को किसने खाया, इसने खाया, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड अपने फूड के लिए, तो ऐसे ही सेम हमें इसमें बताना है। In figure 12.8, you can see that the grass is eaten by the hare and the hare is eaten by the fox. तो देखो इसमें हमने क्या देखा कि जो ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने खाया, ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है कि ग्रास को खाया हेयर ने, हेयर को किसने खाया, फॉक्स ने खाया है, ठीक है। तो 12.8 में बताया दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड चेन को, यानी कि एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा उसको खा रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है फूड चेन को, कहाँ की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। विच इज अनदर फूड चेन दैट कैन बी ड्रॉन फॉर द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन दिस एक्टिविटी, जो कि दूसरी फूड चेन है जिसको ड्रॉ कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि इस एक्टिविटी में दिया गया है। वन एग्जाम्पल मे बी एज फॉलोज, एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, देखो ग्रास, ठीक है, अब देखो ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, इस ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, ठीक है, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, इस तरीके से the interactions between biotic components based on feeding relationships can be represented in the form of a linear chain, कि जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है वो बेस होती है किस पे, उनकी फीडिंग रिलेशनशिप पे, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक चेन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन की फूड चेन होता क्या है, तो हम क्या कहते हैं, फूड चेन इज अ सिंपल सीक्वेंस, एक सिंपल सीक्वेंस है जो शो करता है हु ईट्स होम, ठीक है, कि कौन किसे खाता है इकोसिस्टम में, ठीक है। और उसके साथ वन सच एग्जांपल इज गिवन इन फिगर दिस, और एग्जांपल क्या है कि 12.9 फिगर में हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आपको फूड चेन को भी बताना है और आपको एग्जांपल को भी बताना है साथ में। एक्टिविटी 12.7 लेट अस ड्रॉ, आइए ड्रॉ करते हैं। फिगर 10.12.10 ए रिप्रेजेंट्स अ क्रॉप फील्ड विद मिलेट्स, माउस एंड ईगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक क्या है, एक क्रॉप फील्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो देखते हैं हम, काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फिगर दिस।
आपको जो ये फिगर गिवन है, इस फिगर में आपको बताना है कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं। मेक अ टेबल एंड सेट अ नंबर इन द टेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको टेबल बनानी है और उसमें सेट करना है, क्या सेट करना है, अ नंबर इन द टेबल, ठीक है, ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म हैं उसको, ठीक है, टेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट जितने क्या ऑर्गेनिज्म कहे हैं। अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कंसीडर द हाईएस्ट नंबर, जो सबसे ज्यादा नंबर है, हाईएस्ट नंबर पे है बेस से, एंड द लोएस्ट एट द टॉप, और जो लोएस्ट है टॉप से। प्लेस द माउस, माउस, मिलेट एंड ईगल अप्रोप्रिएटली इन फिगर दिस। आपने माउस, मिलेट एंड ईगल है जो, उसको अप्रोप्रिएटली बिल्कुल सही तरीके से प्लेस करना है। व्हाट फिगर डू यू गेट, आपको क्या फिगर मिलता है। इट लुक्स लाइक अ पिरामिड, आपको ये पिरामिड की तरह दिखाई देगा। कंप्लीट द पिरामिड इन फिगर 12.10 बी, ठीक है, तो पीछे हमें दिखाई दिया फिगर, ये तो 10 ए का दिखाई दिया है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब हम क्या कर देते हैं, इनको हमने अरेंज कर दिया है सेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से, तो हमें क्या है उसके बाद ये जो फिगर होगा ये पिरामिड की तरह दिखाई देगा, ठीक है। आप देखो क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल, कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है फूड चेन में, उसके पास एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, उसकी अपनी पोजीशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। ट्रॉप का मतलब क्या है, फूड है। प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन प्लांट्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब देखो ग्रीन प्लांट वो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं, जैसे मान लो यहाँ भी था, है ना, तो जो हमेशा ही जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होंगे, ठीक है, मतलब, और हमें पता प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद होता है हार्बीवोरस, हार्बीवोरस में जैसा भी इसने कहा कि हेयर्स एंड डेयर, ठीक है, जो हिरन है, खरगोश हैं, ये किस में आएंगे, सेकंड लेवल पे, ठीक है। स्मॉल कार्निवोरस है, जैसे फ्रॉग है वो थर्ड लेवल पे होगा, और लार्ज कार्निवोरस है वो किस, जैसे मान लो टाइगर है, वल्चर्स है, वो होंगे नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो मैं इनको लिख सकती हूँ इस तरीके से। इसको भी अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं ना, कि ये जैसे फर्स्ट टॉपिक लेवल हो गया है ना, ये सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल हो गया है ना, फिर उसके बाद ये जो हमारा हाईएस्ट वाला टॉपिक लेवल हो गया, इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। एक्टिविटी 12.8, लेट अस ट्रेस एंड लिंक। अब देखो इस एक्टिविटी में हमें ट्रेस करना है और लिंक करना है। लुक एट फिगर 12.11, इस फिगर को देखना है। लुक एट द फिगर एंड पुट मोर एरोस फॉर द मिसिंग रिलेशनशिप ऑफ हु ईट्स होम। आपको इस फिगर को देखना है और एरो लगाना है, ठीक है, और भी ज्यादा एरो लगाना है कि कौन किसे खाता है, ठीक है। मिसिंग रिलेशनशिप बताना आपको इसमें, ठीक है, कि कौन किसको खा रहा है। हाउ मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स माइट बी कनेक्टेड टू वन ऑर्गेनिज्म थ्रू अ फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम, कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो जुड़ सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू, फीडिंग रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है, इकोसिस्टम में कैसे एक के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, देखो, ठीक है, जैसे ये था हमारे पास ग्रास है, अब देखो ग्रास को यहाँ रैट भी ले रहा है, ग्रास को यहाँ रैबिट भी ले रहा है ना, इस तरीके से दिखाया है। ग्रास को आगे क्या है, ग्रास को ग्रास ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें एरो लगा लेना है, ठीक है। आप देखो कि और कौन किसको किस तरीके से ले रहा है, हमें इस तरीके से इसको बताना कि आप देखो लुक एट फिगर 12.11 एंड ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। आपने इस फिगर को देखना है और ऑब्जर्व करना है क्या रिलेशनशिप है अलग अलग फूड चेन के बीच में किसी इकोसिस्टम में। आर दीज फूड चेन्स इंटरलिंक, क्या ये फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ईच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में बी इटन बाय टू और मोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हर एक ऑर्गेनिज्म है, क्या पता उसको दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी ले रहे हो। अब जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर भी ले रहा है, ठीक है, इसको इधर से माउस भी ले रहा है, इसको इधर से रैबिट भी ले रहा है ना। तो जरूरी नहीं होता कि जो हमारा जो एक फूड है उसको एक ही ऑर्गेनिज्म लेगा, क्या पता उसको क्या है कि दो या दो से ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारा होता है,
इन एन इकोसिस्टम, इस तरीके से इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है वो इंटरलिंक होता है विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। तो हमारा अब देखो, अब ये जो फूड चेन है ये क्या है, किस फॉर्म में, ये तो एक जुड़ा हुआ एक नेटवर्क की फॉर्म में है ना, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। किसे कहेंगे, कि जो इकोसिस्टम में जो फूड चेन इंटरलिंक होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके एक नेटवर्क की फॉर्म में होती है, उसे हम कहेंगे फूड वेब, है ना। वेब का मतलब होता ही क्या है, जाला, नेटवर्किंग होती है ना। तो फिर उसे कहेंगे हम फूड वेब। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फूड चेन और फूड वेब का। यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बहुत से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं और मर जाते हैं। ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट, वो अपनी लाइफ में बहुत सा वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग डेड मैटर, जिसमें कि मरे हुए मैटर भी शामिल है और फूड वेस्ट भी शामिल है। 12.6 व्हाट हैपन्स टू वेस्ट इन नेचर, कि नेचर में जो वेस्ट होता है उसके साथ क्या होता है, ठीक है। अब जो भी वेस्ट बचता है तो उसका क्या किया जाता है, तो देखते हैं। यू मे हैव सीन स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, आपने छोटे छोटे छतरी की तरह स्ट्रक्चर देखे होंगे जो मशरूम होते हैं, है ना, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेड प्लांट्स और ट्रीज पर ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। These are a type of fungi that grow on dead matter, ये एक टाइप की फंगी होती है जो डेड मैटर पर ही ग्रो करती है। Microorganisms like fungi and bacteria break down complex substances in dead plants and animals into simpler ones। अब देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जो भी डेड प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं और उसको ब्रेक करके क्या है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस रिटर्न, ये रिटर्न दोबारा से, ठीक है। दिस प्रोसेस रिटर्न इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और इस तरीके से ये क्या करता है, मिट्टी में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दोबारा रिटर्न कर देता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड टाइनी इंसेक्ट्स सच एज बिटल्स एंड फ्लाइज, कि आपने फाइंड किया होगा, क्या फाइंड किया होगा, टाइनी इंसेक्ट्स, है ना, छोटे छोटे से जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बीटल्स हो गए, फ्लाइज हो गए, है ना। तो आपने इन्हें फाइंड किया होगा ऑन एनिमल ड्रॉपिंग्स लाइक एलिफेंट डंग, जैसे कि एलिफेंट डंग है, ठीक है, आपने उसमें देखा होगा। एज दे हेल्प ब्रेक इट डाउन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट, ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, फिर दोबारा से जो देखो वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उसमें उसने दोबारा से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा से रिसाइकल किया, उसको दोबारा से एनवायरनमेंट में बैक भेज देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स कैरिंग आउट द प्रोसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रोप, और जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रोप्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अब सेप्रो का मतलब होता है रोटन, यानी गले सड़े बोल सकते हैं, ट्रोप्स मतलब फूड, ठीक है। Plants grow in soil and many of the nutrients in soil come from the decomposition process, कि जो प्लांट है ग्रो करता है, उगता है मिट्टी में, और बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में वो कहाँ से आते हैं, वो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस से ही आते हैं। इसीलिए जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिसाइकल करने में, ठीक है। देखो कहने का क्या मतलब है, मान के चलो कि कोई भी रोटन मटेरियल है जो भी, ठीक है, या डेड मटेरियल है, वो मिट्टी वगैरह में मिला, ठीक है, तो वो जब उसके साथ वो डिकम्पोज हुआ सॉइल वगैरह में, तो उसमें क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट्स को उसने क्या कर दिया, उसमें छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि वहाँ पे कोई दोबारा से प्लांट वगैरह ग्रो हुआ, ठीक है, तो प्लांट में वो उसको वो न्यूट्रिएंट मिला, उसके बाद उसको कोई एनिमल ले रहा है ना, तो मतलब वो क्या कह रहा है कि प्रोसीजर दोबारा से एनवायरनमेंट में क्या है कि ये आती रहती है, रिसाइकल होता रहता है न्यूट्रिएंट का। इन नेचर में नथिंग इज वेस्टेड, नेचर में कभी भी कुछ वेस्ट नहीं जाता। एवरीथिंग इज रीयूज, हर चीज क्या है दोबारा से यूज की जाती है। दस नेचर रियली वेस्ट एनीथिंग, क्या नेचर सच में कुछ भी वेस्ट करती है, ठीक है, नेचर कभी भी कुछ वेस्ट नहीं करती है, हर एक चीज का क्या होता है, रीयूज हो जाता है। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है, इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्स हैबिटेट्स एंड सीजन, कि क्या आपने सुना कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या हैं, हैबिटेट्स और सीजन
पाए जाते हैं। ठीक है, और अब इनमें हम क्या क्या देखते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई thousands ऑफ माइल्स एंड रीच डिफरेंट हैबिटेट्स इन इंडिया। कि बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो हजारों मील उड़कर भारत के अलग अलग हैबिटेट में पहुंचते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड हार्श क्लाइमेट एंड इन सर्च ऑफ फॉर फूड। और ये क्यों माइग्रेट होते हैं, ये बर्ड एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ये वर्ल्ड के दुनिया के क्या है कि अलग अलग जगह पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, हार्श क्लाइमेट, कठोर जलवायु से बचने या फूड को सर्च में, भोजन की तलाश में, क्या कि दुनिया के क्या कि अलग अलग पार्ट में ये जाते हैं। बर्ड्स नॉट ओनली इनहेंस द बर्ड्स क्या है, नॉट ओनली इनहेंस द aesthetics of those habitats but also play a significant role in keeping the balance in an ecosystem as pollinators or seed dispersers along the path they migrate। कि बर्ड्स ना केवल इन हैबिटेट्स की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटर्स या बीज फैलाने वाले। ठीक है, जहाँ जहाँ वो माइग्रेट होते हैं। दिस वे, इस तरह से दे लिंक टू हैबिटेट्स, वो दो हैबिटेट को जोड़ते हैं। These birds are predators of insects, pests and help farmers to control pest populations and indirectly help in healthy crop growth। कि ये जो birds हैं, ठीक है, ये बर्ड्स होते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब शिकारी होते हैं, किनके, इंसेक्ट पेस्ट के, कीटों के शिकारी होते हैं। और किसानों को क्या है कि इंसेक्ट की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब फसलों में अगर कीट वगैरह लग जाए तो क्या होएगा, हमारी फसलों को नुकसान करेंगे। तो ये क्या कर देते हैं, ये बर्ड्स क्या करते हैं कि वो जो भी इंसेक्ट वगैरह होता है उनका शिकार कर देते हैं। ठीक है, उस तरीके से किसानों की क्या है, इनको जो भी इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे इनडायरेक्टली हेल्दी क्रॉप है वो ग्रो होने में मदद मिलती है। माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड है, डेम डेमवाजेल क्रेन विजिट द वाटर बॉडी। ठीक है, अब देखो जो इसने नाम लिया है डेमोइजेल क्रेन, ठीक है, ये है जो ये बर्ड आपका, ये खिंचन विलेज जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड है डेमोइजेल क्रेन, ये सर्दियों के महीने में ना जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के खिंचन गांव के पास झील में आते हैं। डू यू नो विच बर्ड्स इन योर एरिया आर सीन ओनली ड्यूरिंग विंटर। कि क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया में कुछ माइग्रेटरी बर्ड सिर्फ सर्दियों में ही दिखाई देते हैं। कोलेक्ट पोस्टल स्टाम्प्स and covers of migratory birds released by the Indian Postal Department and collect information about their place of origin and reasons for their migration to different localities in India and more। कि आप भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स के डाक टिकट और जो कवर इकट्ठे करो और उनका जो मेन जो उनका ओरिजिन है, ठीक है, जो उनका ओरिजिन है और जो इंडिया के जो अलग अलग एरिया में उनके जो इनका मतलब कि माइग्रेशन का जो रीज़न है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये यहाँ पे इनको दिखाया गया जैसे, ठीक है, उनको कलेक्ट करना है। Showcase the postal stamps in your science laboratory school library to popularize migratory birds। जो माइग्रेटरी बर्ड्स को पॉपुलर बनाने के लिए इन डाक टिकटों को अपने साइंस लैब में या स्कूल लाइब्रेरी में आपको क्या करना है, इनको ठीक है, इनको पॉपुलराइज करना है, इनको प्रदर्शित करें वहां पर। 12.7 हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर। क्या कह रहा है कि एक कैसे, हाउ डज वन चेंज, कि एक की वजह से कैसे दूसरे पे क्या है असर होता है, कैसे वो चेंज होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए लुक एट फिगर 12.13। 12.13 फिगर देखें, ये हमारा 12.13, ठीक है। इट शोज हाउ वन स्मॉल चेंज कैन लीड टू मैनी अदर्स। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा चेंज दूसरों पे भी असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैनी बर्ड्स मैनी प्लांट्स इन द पॉन्ड स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब उदाहरण के लिए इसने क्या बोला है कि जो बहुत से प्लांट हैं पॉन्ड में, ठीक है, जो बहुत से क्या है प्लांट है
किसमें, पॉन्ड में, वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, प्लांट्स है मरना शुरू हो जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से। अगर पॉल्यूशन हुआ तो प्लांट्स नहीं रह पाएंगे, विद फ्यूअर प्लांट, और अगर प्लांट कम हुई तो क्या आएगा, ऑक्सीजन कम होगा, हमें पता है, ठीक है। और लेस ऑक्सीजन हुई तो इट विल बी प्रोड्यूस इन वाटर, तो पानी में भी कम ऑक्सीजन होगा, विच विल लीड टू अ ड्रॉप इन द फिश पॉपुलेशन इन दैट वाटर बॉडी। और अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो पानी में क्या होगा, फिश की पॉपुलेशन पे भी इसका असर पड़ेगा ना, है ना, होएगा पानी में भी उसका असर, ठीक है। तो उससे जो मछलियां हैं उनकी संख्या में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। रिडक्शन इन फिश पॉपुलेशन, अगर मछलियों की संख्या कम हुई, विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट्स एंड देयर विल बी लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द पॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मछलियों की संख्या में कमी आई तो एक के बाद एक असर पड़ेंगे, और जो तालाब में कंज्यूमर हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंसेक्ट विल इंक्रीज इन नंबर। अब देखो अगर मछलियाँ कम होगी, देखो मछलियाँ इंसेक्ट को खा लेती है, ठीक है, अगर मछलियाँ कम होगी तो इंसेक्ट क्या आएंगे, वो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। दीज इंसेक्ट्स विल स्प्रेड टू नियर बाई फार्मलैंड, और ये जो इंसेक्ट होते हैं आसपास के खेतों में फैल जाएंगे। दिस इज हाउ फार्मर्स विल be compelled to use pesticides to grow their crops which may again adversely affect the environment। इस तरह किसान, अब देखो मान के चलो कि अगर आसपास ये जो इंसेक्ट वगैरह हो गए तो किसान को तो अपनी फसल को बचाना, तो उनको बचाने के लिए किसान क्या है, पेस्टिसाइड का यूज करेगा, ठीक है, उनको पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा, तो जो क्या है एनवायरनमेंट को फिर से क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। फर्दर consequences may emerge in the form of other environmental issues, ठीक है, और आगे चलकर इसकी और भी एनवायरमेंटल रिजल्ट है, जो इशू है वो सामने आ सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी इंटरवेन इन नेचर, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि क्या होता है जब हम नेचर में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, ठीक है, ये समझ आया आपको, देखो कैसे था, क्या कहा कि अगर प्लांट डाई हो गए तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हुई तो मछलियां मर जाएंगी क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए, अगर मछलियां मर गई तो इंसेक्ट ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मछलियां इंसेक्ट को खा रही है, मछलियां ही नहीं है तो इंसेक्ट तो ज्यादा होंगे, अगर इंसेक्ट ज्यादा होंगे तो आसपास के क्या है, फार्म खेतों में चले जाएंगे, जिसकी वजह से किसान को क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट को क्या आगे इफेक्ट करेगा। अब देखो एक की वजह से, ठीक है, एक चेंज की वजह से कैसे दूसरे पे इफेक्ट हुआ, पढ़ा ना इफेक्ट, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम था वन चेंज लीड्स टू अनदर, कि एक चेंज की वजह से दूसरे को किस तरीके से वो क्या है, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 12.9, लेट अस रीड, आइए रीड करते हैं। इन द 1980s इंडिया वाज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रॉग लेग्स, कि 1980 की दशक में भारत में मेंढक की टांगों का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, निर्यात होता था। स्पेशली ऑफ द इंडियन बुलफ्रॉग, स्पेशली क्या था, इंडियन बुलफ्रॉग था, ठीक है, जिसका नेम है होप्लो बैट्रेकस, ठीक है, होप्लो बैट्रेकस था जो, ठीक है, होप्लो बैट्रेकस टैग्रेनस, फिगर ये आपको इसका दिखाया गया है, ठीक है, ये नेम था इसका। दिस लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग लीड टू अ डिक्लाइन इन फ्रॉग पॉपुलेशन, और क्या कह रहा है कि इस बड़े पैमाने पर शिकार करने से मेंढकों की संख्या में कमी आने लगी। सिंस फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट, क्योंकि मेंढक कीड़े खाते हैं, देयर रिड्यूस नंबर्स रिजल्टेड इन अ राइज इन एग्रीकल्चरल पेस्ट। अब देखो क्योंकि मेंढक कीड़े खाते हैं, पर अगर मेंढक कम हो गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, कीड़ों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कीड़ों की संख्या क्या हुई, बढ़ने लगी। दिस, ठीक है, दी रिड्यूस नंबर रिजल्ट इन राइस इन एग्रीकल्चर पेस्ट, ठीक है, तो वहां पे खेतों में क्या हुआ कि पेस्ट वगैरह क्या था, आगे वो क्या है, बढ़ने लगे। दिस फोर्स फार्मर्स टू यूज मोर सिंथेटिक पेस्टिसाइड, इसने फोर्स किया किसको, फार्मर्स को, किस लिए फोर्स किया फार्मर्स को, कि जो किसका यूज किया जाए ज्यादा पेस्टिसाइड का। देखो अब किसान है उसको तो अपनी फसल को बचाना ही है, अभी हमने पीछे भी किया था ना ये टॉपिक,
ठीक है, तो उसको तो अपनी फसल को बचाना ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज़ करेगा और जो विच हार्म द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, मिट्टी और पानी की क्वालिटी को, एंड अफेक्टेड द ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ, और जो कि असर डालेगा पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे और हम ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पर भी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉग लेग्स टू प्रिवेंट फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज। तो जो क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को और नुकसान से बचाने के लिए मेंढक की टांगों के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। एन इकोसिस्टम स्टेज इन बैलेंस व्हेन, इकोसिस्टम बैलेंस तब रहेगा जब इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट की पॉपुलेशंस एंड रिसोर्स स्टेबल, कि देखो क्या कह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच की जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन है, और जो पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या है वो स्टेबल रखती है, तो तब एक इकोसिस्टम में क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है। दिस बैलेंस इज डायनामिक, ये बैलेंस क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, मतलब गतिशील है, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, एंड कैन बी डिस्टर्बेड बाय नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंजेस, और ये क्या करता है, नेचर या इंसान द्वारा किए गए चेंजेस से ये क्या है, बिगड़ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। 12.8 हाउ डू इंटरैक्शंस मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, कि जो इकोसिस्टम में इंटरैक्शन है, ठीक है, वो कैसे बैलेंस, उसमें कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। Besides feeding relationships, organisms also compete for common resources like food, water, physical space और sunlight, कि खाने पीने के अलावा जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से क्या है, वाटर के लिए, फूड के लिए, जगह के लिए और सनलाइट जैसे जो कॉमन रिसोर्सेज के लिए क्या करती है, कॉम्पीट करती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करती है। दिस कंपटीशन हेल्प्स कंट्रोल पॉपुलेशन साइज एंड कीप्स द इकोसिस्टम बैलेंस्ड, ये जो कंपटीशन है ये पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल करने में मदद करती है और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखती है। विदाउट इट, इसके बिना वन स्पीसीज कुड मल्टीप्लाई टू मच कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, कि इसके बिना कोई एक प्रजाति बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जिससे कि इकोसिस्टम में अनबैलेंस हो सकता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स टू, इसके अलावा और भी रिलेशनशिप हैं। बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स गिवन इन फिगर 12.16 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि जो एग्जाम्पल्स के बेस पे जो फिगर 12.16 में कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं 12.16 में क्या गिवन है, तो देखते हैं जैसे पहले दिया है म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट, इसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म है ना, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हनी बीज एंड फ्लावर, हनी बी और फ्लावर है, अब देखो फ्लावर है, अब देखो क्या बेनिफिट है, देखो यहाँ पे इन्होंने एरो के थ्रू बताया और यहाँ पे इमोजी की हेल्प से भी, ठीक है, दोनों में क्या है, स्माइल है, इट मीन दोनों को क्या हो रहा है, इसमें बेनिफिट हो रहा है। अब देखो फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड, फ्लावर्स पॉलिनेट हुआ, ठीक है, पॉलिनेट में किसने हेल्प किया, बी ने, बी गेट्स नेक्टर, और बी को फिर इस फ्लावर से क्या मिला, उसको नेक्टर मिला, स्वीट जूस मिला, तो दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, बेनिफिट मिला है, ठीक है, ये था आपका म्यूचुअलिज्म। सेकंड है हमारा कमेंसलिज्म्स, ठीक है, कमेंसलिज्म्स, इसमें क्या होगा, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, एक को तो बेनिफिट होगा व्हाइल द अदर इज नॉट अफेक्टेड, जबकि दूसरे पे तो असर ही नहीं होगा, जैसे कि, ठीक है, तो दूसरे पे क्या होगा, इसका असर नहीं होगा, जैसे कि आर्किड ऑन ट्रीज, आर्किड की ऑन ट्रीज, पेड़ों पर आर्किड, आप देखो दोनों दिखा, देखो अब ये तो यहाँ पे स्माइली दिखा है यानी इसको बेनिफिट है, बट इसको नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा इमोजी वैसा दिखाया गया है। देखो आर्किड गेट्स न्यूट्रिशन, आर्किड को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, ट्री से, बट ट्री ब्रांच इज अनअफेक्टेड, पर ट्री ब्रांच पे इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। थर्ड है पैरासिटिज्म, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल द अदर इज हार्म, एक के तो बेनिफिट होगा पर दूसरे का नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए इसने क्या दिया है कि टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग, कि डॉग की बॉडी पे जो टिक्स हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा, एक में इधर स्माइल दिखा और एक में यहाँ पर क्या
किस तरीके से दिखाया ना, मतलब कि उसका नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए रेड ऐसे दिखा है इसमें इमोजी में। तो देखो द डॉग गेट स्किन इरिटेशन। अब देखो डॉग की बॉडी पे ये क्या लगे हैं, टिक्स लगे हैं, जिसको किलनी कहते हैं, ठीक है, टिक्स लगी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डॉग की बॉडी में क्या होगी, इरिटेशन होगी, है ना। तो डॉग की बॉडी पे क्या हुआ, इरिटेशन होगी, तो डॉग को तो नुकसान हुआ। बट इधर ही द टिक, ये जो टिक है फीड्स ऑन डॉग ब्लड, पर इसको क्या फायदा हुआ, ये तो डॉग की बॉडी से क्या करेगी, ये उसके डॉग के ब्लड को फीड करेगी, ठीक है, तो इसको बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से दिस इंटरेक्शंस आर ऑल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम, कि ये सभी जो इंटरेक्शन है एक इकोसिस्टम में लाइफ के कॉम्प्लेक्स वेब का क्या है, पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। बी अ साइंटिस्ट। अब देखो एक वैज्ञानिक बने। असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, A.J.T. John Singh was a famous Indian wildlife biologist who helped us understand forest ecosystems through the eyes of animals। कि जो असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, A.J.T. जॉन सिंह एक फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने हमें जानवरों की दृष्टि से, ठीक है, जानवरों की दृष्टि से क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने में मदद की। He was a pioneer in studying wildlife through modern tracking system। वो मतलब मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू से जो क्या है वाइल्ड लाइफ का क्या कर रहे थे, उसकी स्टडी करने में क्या थे, पाइनियर थे, अग्रणी थे। His research showed how predators like tigers and leopards, ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि उसका जो रिसर्च चल रहा था, तो उसने क्या बताया कि कैसे जो प्रीडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, टाइगर और लेपर्ड, रिलाई ऑन प्रे, ठीक है, कि कैसे वो शिकार करते हैं, सच एज डियर एंड वाइल्ड बोर, जैसे कि वाइल्ड बोर, ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि हिरन हो गया, ठीक है, और जंगली सुअर हो गया। वाइल ही वॉज वर्किंग इन बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, जब वो कर्नाटका के बांदीपुर, ठीक है, देखो क्या कहने का मतलब है, जब वो कर्नाटका के बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है, ठीक है, वहां पे काम करते समय ना उनके जो कर रहे थे वो अपनी स्टडी, तो उन्होंने दिखाया कि बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी कैसे हिरन और जंगली सुअर जैसे जैसे कि शिकार पे डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। He proved that a healthy prey population is key to predator survival। उन्होंने प्रूव किया कि एक हेल्दी प्रे यानी एक हेल्दी शिकार है जो, वो जनसंख्या शिकारी के जीवित रहने की क्या है, की है। उसका मतलब क्या है कि जो हेल्दी शिकार होएगा अगर, ठीक है, तो वो, अब देखो जितना शिकार हेल्दी होएगा उतना उसका इफेक्ट इसका शिकारी पे भी होएगा ना, तो इसलिए बोला कि इन्होंने प्रूव किया कि एक हेल्दी जो शिकार है वो जनसंख्या शिकारी के जीवित रहने की है। He inspired many youngsters to study wildlife and protect the forest and biodiversity of India। उन्होंने कई युवाओं को वाइल्ड लाइफ का अध्ययन करने और भारत के जंगलों और बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए भी क्या किया, प्रेरित किया। 12.9 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स, के इकोसिस्टम्स के क्या बेनिफिट हैं, आपको ये बताना है। We have learned that biotic components and abiotic components of an ecosystem depend on each other and support various life processes। कि हमने सीखा है कि एक जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम के बायोटिक और जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और अलग अलग जीवन की जो लाइफ प्रोसेसेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम, जो इंसान है वो भी इकोसिस्टम से क्या करता है, बेनिफिट लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्रेश एयर, जंगल हमें ताजी हवा, फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मिट्टी, फूड खाना, फाइबर, टिम्बर लकड़ी एंड मेडिसिन, ये चीज़ हमें जंगल प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली एक्वाटिक इकोसिस्टम्स प्रोवाइड वाटर एंड फूड, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो हमें क्या दे रहा, पानी दे रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। इकोसिस्टम्स ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो सुंदरता और मनोरंजन का मूल्य भी हमें ऑफर करते हैं।
These benefits and supports our well-being and show how closely nature and humans are connected. ये जो benefit है, ठीक है, और जो sport है हमारे अच्छे के लिए, ये show करता है कि हम है जो इंसान और जो नेचर है एक दूसरे के साथ कितने closely जुड़े हुए हैं. However, when we overuse or misuse natural resources, इसलिए जब भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का या गलत तरीके से इसका यूज़ करें मिसयूज़ करते हैं तो वी डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. इसका मतलब क्या है कि हम नेचर में क्या है जो बैलेंस बना हुआ उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. नाउ लेट अस लुक एट अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ थ्रेटेंड इकोसिस्टम द सुंदरबंस. आइए अब एक संकटग्रस्त, ठीक है, जो खतरे में है कौन इकोसिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं जो कि सुंदरबन. ये दिखाया गया आपको, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरबन. देखते हैं अब यहाँ पे क्या खतरा है. द सुंदरबंस हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. कि सुंदरबन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं. Located where the Gangas and Brahmaputra rivers meet between India and Bangladesh, the Sundarbans forest and rivers are home to various flora and fauna, many of which are endangered. कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, ठीक है, ये जो सुंदरबन है ये कहाँ पे है. सुंदरवन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने वाले जगह पर स्थित है, ठीक है. और सुंदरवन के जंगल और नदियां बहुत से प्रकार के जो ये लगा के चलो फॉरेस्ट है रिवर है ना, बहुत से जो हमारे फ्लोरा एंड फोना, ठीक है. फ्लोरा एंड फोना मतलब फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, उनका घर है जिनमें से तो कई क्या है कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, खतरे के कगार पर हैं. The Sundarbans protect us by slowing down strong winds and waves during storms and floods. सुंदरवन है तूफान और बाढ़ के दौरान तेज हवा और लहरों की गति कम करके हमारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं. The trees also absorb carbon dioxide from the air. जो पेड़ है वो भी क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और हमें क्या है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मींस यूनेस्को डिक्लेयर्ड द सुंदरबंस अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987. इसके इतने इम्पोर्टेंस की वजह से ही जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को ने 1987 में सुंदरबन को विश्व धरोहर, ठीक है, विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 1987 में, ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए कि कब किया था. However, the Sundarbans are under a serious threat. और लेकिन सुंदरवन बहुत ही ज्यादा क्या है सीरियस खतरे में है. मैंग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट फॉर फ्यूल वुड एंड फार्मिंग. मैंग्रोव पेड़ों को हम ईंधन के लिए फ्यूल लकड़ी और खेती के लिए इसको काटा जाता है. इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर अ थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर. और जो इलीगल हंटिंग है, जो अवैध शिकार है और जो ओवर यूज कर रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, है ना, जो उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा यूज भी क्या खतरा बन चुका है किनके लिए वन्य जीवों के लिए खतरा बन चुका है. पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इन रिवर्स आर ऑल्सो डैमेजिंग द वाटर एंड हैबिटेट. अब देखो जो पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री से, ठीक है, इंडस्ट्री के वेस्ट से और जो सीवेज है ना, जो बिना शुद्ध किए गए नाले का पानी है वो क्या कर रहा है वो हमारे रिवर है जो उनको पोल्यूट कर रहा है, ठीक है. और जो पानी में रहने वाली जो भी मान लो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर रहा है वो नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है वाटर को और उनके हैबिटेट को. दीज ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचुरल वे इकोसिस्टम्स वर्क. इंसान की ये जो एक्टिविटीज है वो इकोसिस्टम के, ठीक है, वो इकोसिस्टम के जो नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं. सिमिलरली अदर इकोसिस्टम्स अक्रॉस इंडिया आर आल्सो अंडर थ्रेट. और सेम ही भारत के जो बाकी इकोसिस्टम हैं वो भी खतरे में हैं. प्रॉब्लम्स लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, unsustainable
land use and pollution are damaging forest, river, scrublands, wetland, grassland and coastal areas। क्या कह रहा है वो कि जो इसी तरह भारत के जो बाकी इकोसिस्टम है वो भी खतरे में है। जैसे कि अब क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा यूज़, ठीक है, और जो बाहरी जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ठीक है, जो अस्थिर भूमि का यूज़ है, पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, जंगलों, नदियों, जो झाड़ीदार एरिया हैं, ठीक है, जो स्क्रब लैंड है, वेटलैंड है, घास के मैदान हैं और जो कोस्टल एरियाज हैं वो इन सबको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रही है। हाउ कैन वी स्टॉप डैमेजिंग फॉरेस्ट, रिवर एंड वेटलैंड, कि हम कैसे जंगलों, नदियों और जो हमारी वेटलैंड है उनको नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। थिंक अबाउट व्हाट एक्शंस यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज इम्पोर्टेंट प्लेसेस। क्या कह रहा है कि सोचिए कि आप और आपका जो समुदाय है इन इम्पोर्टेंट प्लेसेस की रक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत। प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर सेट असाइड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड दियर हैबिटेट्स, कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो पार्ट है किसका, लैंड और वाटर का, ठीक है, जिन्हें वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इंडिया हैज मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज। और भारत में कई प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, यानी राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, और क्या है, समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र। These places help protect entire habitats including endangered animals, birds and many rare plants। ये जो जगह है पूरे हैबिटेट की रक्षा करते हैं, जिनमें की जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, है ना, यानी कि जो खतरे में हैं जानवर, बर्ड हैं और कई क्या हैं कि रेयर प्लांट्स भी हैं। फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड, फेमस एग्जाम्पल है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जो हमारा उत्तराखंड में, मानस मानस नेशनल पार्क असम में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में, चिल्का लेक है, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस नेशनल पार्क है लेह में, केबुल लम केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये है मणिपुर में, ठीक है, पिरोटन आइलैंड मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये है जो आपका पिरोटन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क गुजरात में। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितने यहाँ पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेक हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है। इम्पोर्टेंट नेम है कि आपसे जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, तो अच्छे से देखने से। प्रोटेक्टेड एरियाज प्ले अ बिग रोल इन सेविंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो प्रोटेक्टेड एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या सेव करने में, नेचर को, किसके लिए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए। 12.9.1 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। Humans have created artificial ecosystems like fish ponds, farms and parks to meet their need, कि इंसान ने क्रिएट किए हैं आर्टिफिशियल, जो खुद से बनाए उसने इकोसिस्टम, जैसे कि फिश पॉन्ड है, ठीक है, मछली तालाब हो गया, चिड़ियाघर, बगीचा, पार्क, ऐसे उसने क्या किए हैं, उन्होंने क्या है, इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें बनाया है। When well designed, these can help reduce pollution, support biodiversity and provide recreational space for people। और जब इन्हें अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है तो ये पोल्यूशन कम करने, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने और लोगों को क्या है, इंजॉय, ठीक है, मनोरंजन स्थलों को क्या है, सुविधा देने में भी क्या है, मदद कर सकते हैं। अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम्स दीज नीड ह्यूमन केयर एंड मैनेजमेंट। अब देखो जैसे कि जो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उनके अगर हम अपोजिट देखें, इन्हें मानव देखभाल और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के किसी इकोसिस्टम का नेम बता सकते हो जो आपके एरिया के आसपास हो।
नेक्स्ट है हमारे पास 12.9.2 हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्म्स, कि कैसे हेल्दी इकोसिस्टम हमारी खेती में मदद करते हैं। फार्मिंग का मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया, कि जो फार्मिंग है भारत में, खेती है जो हमारे आजीविका का प्रमुख साधन है, कैन बिकम अनसस्टेनेबल इफ नॉट मैनेज्ड वेल बाय अप्लाइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि जो भारत में खेती, जो हमें पता है कि इंडिया में क्या है, खेती है बहुत सबसे ज्यादा की जाती है ना, जो हमारी आजीविका का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल खेती, जो हम क्या है, जो मेथड्स हैं उनको अपनाकर अच्छे ढंग से मैनेज ना किया जाने पे क्या है कि वो, अगर हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, ठीक है, अगर अच्छे से हम उसको ना मैनेज करें तो देखो वो नुकसान ही करेगी फिर तो। ह्यूमंस हैव बीन प्रैक्टिसिंग फार्मिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू ग्रो फूड, कि इंसान है हजारों सालों से भोजन उगाने के लिए खेती करते आ रहे हैं। एज अ पॉपुलेशन ग्रो, अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज, अब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने के लिए मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, तो हम उतना ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन के बढ़ने से एग्रीकल्चर भी इंक्रीज होगा। बिटवीन 1950 एंड 1965, 1950 से, ठीक है, और 1950 से 1965 के बीच इंडिया फेस्ड अ फूड क्राइसिस ड्यू टू लो क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो इस दौरान कम फसल उत्पादन के कारण इंडिया को क्या है कि फूड संकट का सामना करना पड़ा, मतलब कम खाना था उस टाइम पे। इन द मिड 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के बीच में, द यूज ऑफ ट्रैक्टर, जब ट्रैक्टर मशीन का यूज होने लगा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज होने लगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा, तो इसने हेल्प की किसमें, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो इसने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया। दिस पीरियड इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। However, these farming methods are now considered unsustainable because of the overuse of synthetic chemicals, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain. देखो अब क्या कह रहा है, हालांकि ये खेती के तरीके अब कैसे माने जाते हैं, अनसस्टेनेबल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होना, ज़्यादा मुनाफे के लिए एक ही टाइप की फसल को हम बार बार उगाए जा रहे हैं। हाउ डू दिस प्रैक्टिसेस हार्म बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, कि ये तरीके एनवायरनमेंट और हमारी इंसान की हेल्थ दोनों को कैसे इफेक्ट करता है। Many scientists believe that overusing pesticides and growing the same type of crop repeatedly on the same land leads to soil degradation. बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिसको हम कीटनाशक कहते हैं, देखो अगर हम बार बार बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और एक ही ज़मीन पे बार बार एक ही फसल को उगाएंगे, तो जो मिट्टी है इससे है डिग्रेडेशन हो जाती है, मिट्टी भी खराब होएगी, ठीक है। Understanding ecosystems can help us adopt better and more sustainable farming practices. तो अब क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की समझ हमें बेहतर और अच्छे टिकाऊ खेती, ठीक है, जो अच्छे टिकाऊ जो मेथड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, अपनाने में क्या है, मदद कर सकती है। एक्टिविटी 12.10 लेट अस सर्वे, आइए सर्वे करें। विजिट अ नियर बाय फार्म विद योर पेरेंट्स और टीचर, इंटरेक्ट विद फार्मर्स इन योर कम्युनिटी टू फाइंड आउट अबाउट द फार्मिंग प्रैक्टिसेस दे अडॉप्ट, कि अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ किसी पास के खेत पर जाएं या अपनी कम्युनिटी के किसानों से बातचीत करें, ताकि आप जान सके कि वो कौन से फार्मिंग मेथड्स को क्या है अपनाते हैं। Prepare a list of questions for farmers to find out the pesticides and other farm input they use and whether they reuse or recycle materials to improve their crops. किसानों से ये जानने के लिए क्वेश्चन की एक अपनी लिस्ट तैयार करें कि वो कौन कौन से पेस्टिसाइड और कौन से बाकी फार्म इनपुट हैं, अन्य जो खेती सामग्री का यूज़ करते हैं, क्या वो अपनी फसलों को बेहतर बनाने के लिए किसी सामग्री का दोबारा से रीयूज़ करते हैं या रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स का। हियर आर सम सैम्पल क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए सैंपल के तौर पे। हाउ हैव योर फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम एंड
वाई कि समय के साथ आपकी जो फार्मिंग खेती की जो प्रैक्टिसेस हैं, खेती पद्धतियों में क्या बदलाव आए और क्यों? What effects do you notice when using synthetic fertilizers and pesticides? कि जब आपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक उर्वरकों का और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशकों का यूज किया तो आपने क्या असर देखा? हैव यू सीन एनी चेंजेस इन सॉइल हेल्थ? क्या आपको मिट्टी के, ठीक है, क्या आपको भी कि जो सॉइल है, क्या आपने कोई चेंज देखा मिट्टी की हेल्थ पे आफ्टर यूजिंग दी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड? भी जब आपने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो उसके बाद क्या आपको सॉइल की हेल्थ पे कोई असर दिखाई दिया? इंटरेक्ट विद फार्मर्स बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग प्रिपेयर अ रिपोर्ट। इन क्वेश्चन के बेस पे किसानों से बातचीत करें, ठीक है, और आपको जो जानकारी मिलेगी उसकी बेस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इन्फेरेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरेक्शंस विद फार्मर? कि क्या इन्फेरेंस किया आपने, डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर इंटरेक्शन की, जो फार्मर के साथ आपने इंटरेक्शन की, ठीक है, तो व्हाट इन्फेरेंस डू यू ड्रॉ, क्या ड्रॉ करते हैं आप? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव प्लेड अ vital role in improving crop production and helped countries like India become food secure। कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, ठीक है, और पेस्टिसाइड है, उसने देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में नो डाउट। उसने मदद भी की है हमारी इंडिया जैसे देश के, ठीक है, बिकम फूड सिक्योर, फूड को सिक्योर करने में। However, their long-term use can affect the environment and soil health। हमें पता है कि देखो अगर हम लंबे टाइम तक उसका यूज करेंगे तो हमारी सॉइल की हेल्थ को और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी बाय डिक्रीजिंग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल एंड लोअरिंग ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस। तो देखो क्या कहा है कि ओवर यूज, अगर हम बहुत ज़्यादा इन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो वो कम कर सकता है मिट्टी की फर्टिलिटी को, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग, कैसे, जो डिक्रीजिंग जो माइक्रो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सॉइल, इनको डिक्रीज करके और जो ह्यूमस होता है उसको लो कर देगा, कम कर देगा। विच हेल्प्स बाइंड सॉइल पार्टिकल, जो कि मिट्टी को बांधने में मदद करती है। विदाउट इनफ ह्यूमस, और अगर हमें पता है कि जितना ह्यूमस हमें चाहिए हमारी मिट्टी को अगर उतना ना हुआ तो सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन, तो जो मिट्टी है वो क्या है कि इरोजन के कगार पर आ जाएगी। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, और ये कम कर देगा किनकी पॉपुलेशन को, जो नेचुरल प्रीडेटर्स होते थे। विच अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, और जो अल्टीमेटली क्या है कि पेस्ट की पॉपुलेशन को बढ़ा देगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ ये नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय प्रीडेटर्स, बिटल फीडिंग ऑन पेस्ट, ठीक है। हैवी इरिगेशन एंड रिपीटेड प्लाइंग कैन ऑल्सो डिस्टर्ब सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो क्या कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हम इरिगेशन, हैवी इरिगेशन करते हैं और बार बार क्या है कि रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब कर सकता है सॉइल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल्स हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारे जो एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थवॉर्म और स्नेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हैवी इरिगेशन करते हैं, एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। Some pests may develop resistance to pesticides, making them difficult to control। कुछ पेस्ट हैं वो डेवलप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रोक सकते हैं किसको, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू, बट उनको क्या है, मुश्किल बना देगा उनको कंट्रोल करना। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली नोन एज मोनोकल्चर, कि जब हम ग्रो करते हैं एक ही क्रॉप को बार बार तो उसको हम मोनोकल्चर कहेंगे। कैन रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिटी, जो कम कर सकता है हमारे फसल को, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी को। एंड अफेक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स पे भी इसका असर पड़ेगा। विच आर क्रूशियल फॉर फूड प्रोडक्शन, और जो कि हमारी फूड प्रोडक्शन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल, अगर हमें अपनी फार्मिंग को और भी अच्छी बनानी है तो सम फार्मर्स आर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड, तो कुछ फार्मर्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल मेथड्स का यूज कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, है ना, नेचुरली, जैसे कि अब हम इतना फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का, है ना, काऊ डंग हो गया, जैसे मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। दिस एम टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स। तो इसका एम क्या है? हम क्यों ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा किसके यूज़ को? सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करेंगे। एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग विद मिनिमल इंटरफेरेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम, और सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल फार्मिंग को, ठीक है, विद मिनिमल इंटरफेरेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम। बेस्ड ऑन योर लर्निंग, आपकी लर्निंग के बेस पर, व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू थिंक कैन हेल्प फार्मर्स प्रोटेक्ट द सोइल? कि आपकी लर्निंग के बेस पे आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फार्मर के सोइल को प्रोटेक्ट करेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, और हमारी फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी भी रहेगी। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत। द एंशंट टेक्स्ट, जो हमारे पुराना ग्रंथ है, कौन सा? वृक्षायुर्वेद। एम्फेसिस ऑन सॉइल हेल्थ एंड नरिशमेंट, कि जो हमारा पुराना ग्रंथ है वृक्षायुर्वेद, मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण पर जोर देता है। द टेक्स्ट स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर द कॉन्टिन्यूस नरिशमेंट ऑफ द सॉइल थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक। अब क्या कह रहा है कि मैन्योर लाइक कुड़प जल, liquid fertilizer made from animal and plant waste by the process of fermentation. They break complex substances into simple ones and other composted materials. कि ये ग्रंथ है कुणप जल जैसे, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है, जो किससे बनता है? पशुओं या प्लांट्स के कचरे से फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बनाया गया, क्या है, उसकी हेल्प से बनाया गया लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो क्या कर रहा है? ब्रेक कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक कर देता है, और बाकी की जो खाद खाद्य सामग्री है, ठीक है, कंपोस्टेड मटेरियल के थ्रू मिट्टी को कंटिन्यू क्या करता है? पोषण प्राप्त करवाता है, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है? मिट्टी को क्या है कि कंटिन्यू क्या है कि इसकी पोषण की दृढ़ता उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के इस चैप्टर का पार्ट 2। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।